दोस्तों, आज हम लोग BSHPCL के लिए किरण पब्लिकेशन की बुक से मॉडल सेट प्रैक्टिस सेट पढ़ा है। आज हम लोग 10वां प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। इसके पहले 9 प्रैक्टिस सेट अपलोड किया जा चुका है। जिन लोगों ने नहीं देखा होगा जाके देख सकते हैं इसके प्ले लिस्ट में। तो 10वां जो सेट है, इसका पहला क्वेश्चन है, मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कार्य निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रारंभ हुआ? मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कार्य निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रारंभ हुआ? कब हुआ? 1911 ईस्वी। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव में दुर्व्यवहार निषेध के मौलिक अधिकार घोषित करता है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव में दुर्व्यवहार के निषेध को मौलिक अधिकार घोषित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा का चौथा अनुच्छेद 23। भारत में औपनिवेशिक शासनकाल में लॉर्ड मैकले द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए अधोमुखी निष्पादन दृष्टिकोण का समर्थन किया गया था? इसका आंसर क्या होगा? शिक्षा। नदियों को जोड़ने के कार्यक्रम के अंतर्गत नदियों को इंटरलॉकिंग ऑफ रिवर्स के कार्यक्रम के अंतर्गत नदी के केन नदी में को जोड़ने का कार्य निर्माणाधीन है। इसका आंसर हो जाएगा बेतवा। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन आपातकालीन परिस्थितियों के प्रति हमारी प्रतिक्रिया को सक्षम बनाता है? इसका आंसर होगा एड्रियोनेलिन। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान सभा के मौलिक अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष हैं? भारत के संविधान सभा के मौलिक अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष कौन है? ये हो जाएंगे JP कृपलानी। निम्नलिखित में से कौन जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण है? जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन है? नील हरित सहवाग। कोशिकाओं में गैस के संचालन की प्रक्रिया कहलाती है। कोशिकाओं में गैस के संचालन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डिफ्यूजन। हैलपुनिया नामक जनजाति पर पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? इससे झारखंड। निम्नलिखित में से कौन सा पाइसीकरण के लिए उत्तरदायी है? पाइसीकरण के लिए उत्तरदायी कौन है? लाइपेज। छोटी आंत डिओनम जेनियन और खड़े स्थान में विभाजित है। छोटी आंत डिओनम किसमें विभाजित है? एलियम। अ वेटर इंडिया अ वेटर वर्ल्ड नाम की पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? अ वेटर इंडिया ए वेटर वर्ल्ड पुस्तक की किसके द्वारा लिखी गई है? NR नारायण मूर्ति। निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में मलगिरी इसकी सर्वोच्च चोटी में से एक स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा है? तो गढ़वाल जाति पहाड़ियां। दिबांग जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? दिबांग जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? यह है अरुणाचल प्रदेश में। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद में यह लिखित है कि प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करेंगे और सत्र का सम्मान के कार्य में सदन को अवगत कराएंगे? तो इसका आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 87। भारत सरकार अधिनियम 1919 भारत सरकार अधिनियम 1919 ने ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत में पहली बार द्विसदनीय शासन की परिकल्पना की। इससे राज्य परिषद का कार्यकाल खड़े स्थान के निर्धारित किया गया है। किसके लिए किया गया है? तो 5 वर्ष। हड़प्पा कालीन निम्नलिखित में से कौन सा स्थल गुजरात में स्थित है? हड़प्पा कालीन कौन सा स्थल है? सुरकोटा। भारत के
संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के संदर्भ में राज्य को परिभाषित करता है? मौलिक अधिकारों का राज्य को परिभाषित कौन करता है? अनुच्छेद 12। बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने आनंद मठ उपन्यास में निम्नलिखित में से किस विद्रोह का वर्णन किया है? इसका हो जाएगा 19 का 4 सन्यासी विद्रोह। चेचक का टीका निम्नलिखित में किसके द्वारा खोजा गया था? चेचक का टीका किसके द्वारा खोजा गया था? एडवर्ड जेनर के द्वारा। निर्देश 21-22 निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। 5 सरों के से परीक्षा में शामिल हुए छात्रों की संख्या है। 5 सरों का परीक्षा में शामिल हुई छात्रों की संख्या है। हम देखते हैं कि इसमें क्या है। शहर बी और शहर ई से असफल रहे छात्रों की कुल संख्या के मुकाबले शहर ए और शहर बी से उत्तीर्ण छात्रों की कुल संख्या का अनुपात क्या होगा? तो हम लोग को बी और ई के अनुपात निकालना किससे? ए और डी से। तो इसका हम लोग जब कैलकुलेशन करेंगे तो इसका आ जाएगा आंसर 14:19। शहरों की संख्या जिसमें छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 56 से अधिक है। शहरों की संख्या जिसमें छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 56 से अधिक है, इसमें कौन सा शहर में अधिक है? इसको हम लोग कैलकुलेशन परसेंटेज निकाल लेंगे तो चेक कर लेंगे, देख लेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 शहरों की संख्या क्या है? 56 से अधिक। तेल की कीमत में 20% की वृद्धि हुई है। तेल की कीमत में कितना? 20% की वृद्धि हुई है। जबकि इस पर खर्च 15% बढ़ जाता है, तो तेल की खपत की वृद्धि या कमी का परसेंट क्या होगा? तेल की खपत और वृद्धि का परसेंट निकालना होगा हम लोग को। तो मान लेंगे तेल की जो प्रति 100 रुपये के अनुसार, इसे मानते हुए अगर तेल की कीमत 100 है और 20% की वृद्धि हो तो 120 हो गई। और नया जो खर्च है कितना है? 100 और प्लस 15 115। इसका हम लोग अनुपात निकालेंगे 115/20 हो जाएगा खर्च। फिर उसका हम लोग फिर परसेंटेज निकालेंगे घटा के 100 में। तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा? 4.1 6% की कमी। यदि x सबसे छोटी संख्या क्या है? सबसे छोटी संख्या है जिसमें 12, 15, 18, 20 और 27 से जब विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक मामले में शेष 2 बचेगा, लेकिन x क्या है? 23 से विभाजित है। यदि x को उस अंकों के योग से विभाजित किया जाए तो भागफल क्या होगा? इसका जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 196। एक आयत फल की बॉक्स का सतही क्षेत्रफल 240 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसके विकर्ण की लंबाई 11 सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई का योग सेंटीमीटर में क्या होगा? तो इसका हम लोग निकालेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 19। दो ट्रेन ए और बी जो 186 मीटर और 200 मीटर लंबी है, जो समांतर पटरियों पर क्रमशः 64 किलोमीटर प्रति घंटा और 80 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। यदि ये विपरीत दिशा में चल रही है तो पहली ट्रेन ए में बैठे व्यक्ति को दूसरी ट्रेन ए पार करने में कितना समय लगेगा? तो इसका हम लोग निकालेंगे दूरी। तो समय जब निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? लगभग इसमें हम लोग देखेंगे कि डिस्टेंस इसको जैसे 186 मीटर है और 64 की स्पीड से चल रहा है और 80 चल रहा है, विपरीत दिशा में जोड़ दें तो 144 किलोमीटर का स्पीड हो जाएगा। और उसको फिर हम लोग मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 सेकंड। 4 साल पहले ए और बी की आयु का 4 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 5:7 था। अब से 4 वर्ष बाद, अब से क्या है? 4 वर्ष बाद इसकी आयु का अनुपात 7:9 होगा। अब से 12 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात क्या होगा? हम लोग को ए निकालना है, तो इसमें हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे तो इसका आंसर क्या रहेगा? 9:11। अब देखते हैं 2/3 भागा 8/15 का 2/5 प्लस 2/5 का 7:1/2 भागा 3/4 का 1/4 का मान क्या होगा? तो इसका हम लोग जब कैलकुलेशन करेंगे तो इसका मान क्या होगा? 1:1/2। 17 संख्याओं का औसत 29 है। 17 संख्याओं का औसत क्या है? 29 है। पहली 9 संख्याओं का औसत 31 है। पहली 9 संख्याओं का औसत कितना है? 31 है। और अंतिम 9
संख्याओं का औसत 27 है। यदि 9वीं संख्या को बाहर कर दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा? शेष संख्याओं का औसत हमने निकाला, किससे क्या हो जाएगा? 29। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल एक चतुर्भुज क्षेत्रफल के 6√3 गुना है, जिसकी एक भुजा साइड की माप 13 सेंटीमीटर है और एक विकर्ण 10 सेंटीमीटर है। त्रिकोण के पार्श्व की लंबाई सेंटीमीटर क्या होगी? इसका आंसर हो जाएगा 24√5। एक दुकानदार निश्चित मूल्य पर किसी वस्तु बेचता है। एक दुकानदार क्या है, निश्चित मूल्य पर किसी वस्तु को बेचता है, तो उसका लाभ या हानि का परसेंट क्या होगा? यदि निश्चित मूल्य के परसेंटेज में बेच कर उसे 10% का नुकसान होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लाभ होगा कितना का? 20% का। 8 माह प्रति वर्ष 12% के चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 12,000 रुपये की राशि 2 साल के बाद x रुपये हुई। x का मान ज्ञात करें। तो x का मान हम लोग ज्ञात करना है, क्या हो जाएगा आंसर? दूसरा, एक गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर जब से इसे पिघलाया जाता है और 0.1 सेंटीमीटर की एक समान परिपत्र वृत्तीय खंड के एक तार में खींचा जाता है, इस तार की लंबाई क्या होगी? तो इस तार की लंबाई क्या होगी? 36 मीटर। एक समूह में छात्रों की एक निश्चित संख्या का औसत वजन 54 किलोमीटर। एक समूह में क्या है, छात्रों की निश्चित संख्या का वजन 54 किलोमीटर। यदि 52 किलोमीटर वजन वाले 12 छात्र इस समूह में शामिल होते हैं, तो समूह के सभी छात्रों का औसत वजन 750 ग्राम घट जाता है। तो शुरू में समूह के छात्रों की संख्या कितनी होगी? कितना होगी? 20। एक व्यक्ति चीन मूल्य में 10% की छूट देने के बाद 17% का लाभ कमाता है। यदि वह निश्चित मूल्य पे 14% की छूट देता है, तो उसे लाभ का परसेंट क्या होगा? तो 35 में लाभ का परसेंट क्या होगा? 11.8। दो पाइप एक्स और वाई एक खाली टंकी को टी मिनट में भर सकता है। यदि पाइप एक्स अकेले टंकी को भरने के लिए टी से 6 मिनट अधिक लेता है और वाई अकेले टैंक को भरने के लिए टी से 54 मिनट अधिक लेता है, तो एक्स और वाई मिलकर टैंक को कितना देर में भरेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा 36 का तीसरा 18 मिनट। निम्नलिखित डेटा के मद और मालिका के बीच का अंतर क्या होगा? मद और मालिका के बीच का अंतर क्या होगा? 0.4। सुरभि किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकती है। सुरभि किसी काम को कितना दिन में? 24 दिन में पूरा कर सकती है, लेकिन वह काम का 3/8 हिस्सा पूरा किया और फिर उसे छोड़ दिया। बचे हुए काम को अमिता 10 दिन में पूरा कर सकती है। एक साथ काम करे तो उसी काम को 125% पूरा करेगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा 12 दिन में। प्रति व्यक्ति 4% की साधारण ब्याज की दर से 1.1/2 वर्ष में एक निश्चित राशि 92 रुपये के बराबर होता है। 7.1/2 वर्ष के लिए समान योग में 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा तीसरा 5232। एक आदमी अनुप्रवाह में नाव चलाकर 2 घंटे में 9 किलोमीटर की दूरी तय करता है और शुरुआती बिंदु पर लौटने के लिए 6 घंटे का समय लगता है, तो धारा की गति क्या होगी? धारा गति क्या होगी? 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। निम्नलिखित में से अवनी का विलोम शब्द क्या होगा? अवनी का विलोम क्या होगा? अंबर। निम्नलिखित शब्द में शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध शब्द का जो चयन करना है, क्या करना है? असमर्थ।
निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। मर्यादा का उल्लंघन करके किया हुआ है। किसका? 4 अधिकृत। निम्नलिखित शब्द युग से सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। अनिल अनल, इसका क्या होगा? हवा आग। दाना पानी उठाना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ क्या होगा? जगह छोड़ना। दिए गए 4 विकल्प में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। 4 विकल्प में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? यह खबर सुनते ही उनके होश उड़ गए। आसमान पे थूकना, मुहावरे का अर्थ क्या है? आसमान पे थूकना मुहावरे का अर्थ है महापुरुषों का निरादर करना। 48 से 50 जो क्वेश्चन नीचे दिए गए अपठित गद्यांश को पढ़िए और उत्तर दीजिए। कवि के संबंध में यह कथन अक्षरशः सत्य प्रतीत होता है कि कवि प्रकृति का पुरोहित होता है। जिस प्रकार पुरोहित अपने यजमानों के समस्त फूलों एवं रीति परंपराओं से अभिज्ञ होता है, उसी प्रकार कवि को प्रकृति के समस्त रहस्यों एवं प्रक्रियाओं का मनन होता है चाहिए। इसके बिना कवि को कवि की संज्ञा से विभूषित करना ही उचित प्रतीत नहीं होता है। कवि ही अपने सूक्ष्म निरीक्षण शक्ति द्वारा प्रकृति के प्रांगण में ऐसे तत्वों एवं पदार्थों को देख लेता है जहाँ समान व्यक्ति की दृष्टि नहीं जाती। आमतौर पर यदि जाती भी है तो उस तत्व तक नहीं पहुँचती। तब तक पहुँचने बिना कोई ऐसा बात नहीं निकलती जो साधारण होने पर भी असाधारण हो, लौकिक होने पर भी अलौकिक अनुत्पाद हो सबकी देखी होने पर भी नवीन चमत्कार दिखने वाली हो। प्रकृति के गुप्त एवं मुक्त रहस्यों के सर्वधारण के दृष्टिपथ पर लाना कवि का काम है। यज्ञ की मीमांसा करते रहना, आकाश कुसुम की दृष्टि करना, आकाश के तारे तोड़ कवि का काम नहीं है, यह दार्शनिक का काम है। कवि का काम इसी भी गहन है। व्याकरण एवं पिंगल के नियमों के वर्णन के नापी तुल्य पद रचना का नाम भी कवित्व नहीं है। ऐसा जैसा कि प्रायः समझा जाता है कि सूक्ष्म दृष्टि से प्राकृतिक पर्यवेक्षण की असाधारण शक्ति के साथ साथ कवि के पास जीवन अनुभवों का अक्षय कोष होना चाहिए तथा उसे विभिन्न कलाओं एवं शस्त्रों का भी ज्ञात होना चाहिए। तो दार्शनिक का प्रमुख कार्य है। दार्शनिक का प्रमुख कार्य क्या है? तो परोक्ष की मीमांसा। कवि का संज्ञा तभी सार्थक हो पाती जब कवि क्या तो साधारण को प्रकृति के रहस्य से अवगत कराता है। उपयुक्त गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक हो सकता है। उपयुक्त गद्यांश का सर्वाधिक शीर्षक क्या हो सकता है? प्रकृति का पुरोहित कवि। तो आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।